अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। एक बहुत बड़ा हीरो पाकिस्तान ने पैदा कर दिया है और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में कैसे-कैसे लोग स्टार बन जाते हैं एकदम ओवरनाइट। हम लोग सारी ज़िंदगी मार खाते रहे, हमें किसी ने पूछा भी नहीं और लोग हैं कि जनाब एक दिन में रातों-रात लोग तो अमीर हुआ करते थे, अब लोग हीरो भी बनना शुरू हो गए। मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है कि एक सहाफ़ी नुमा शख्स जो हम देख रहे हैं, जिसका हमने कम से कम मैंने तो इससे पहले नाम भी नहीं सुना था और वो अचानक पता नहीं कहाँ से नमूदार हुआ है और वो लीडर बन गया है और जनाब बहुत ज़्यादा सो मच सो कि पूरी पाकिस्तान की जो माशाल्लाह बड़ी-बड़ी क़यादतें हैं, वो चाहे सियासी हों, चाहे अदलिया की हों, वो जनाब उसके पास जा रही हैं। आखिर मसला क्या है? क्या हो क्या रहा है? ये कोई डिज़ाइन है या वाक़तन एक जेन्युइन मसला हुआ है? और जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ उसमें तो जो पट्टियाँ-शट्टियाँ लगी हुई हैं वो एक दिन के अंदर-अंदर उतर भी गई हैं। तो ये क्या हो क्या रहा है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कम से कम। तो मैंने सोचा कि इसको ज़रा डीमिस्टिफ़ाई करने के लिए और डिकोड करने के लिए मैं ज़रा चलता हूँ लंदन और बात करते हैं जनाब डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर शाहिद अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन पोस्ट के रुए रवाँ हैं और 1 हफ्ता ज़रा गायब रहे हैं। मैंने इनको बड़ा ट्रेस करने की कोशिश की है, ये कहीं छुपे हुए नहीं थे। लेकिन मैंने अब ज़रा पकड़ा इनको, मैंने कहा वापस आओ यार, ज़रा गपशप लगाएँ। तो डॉक्टर शाहिद व्हाट्स गोइंग ऑन? ये क्या हो रहा है? एकदम एक नया हीरो आ गया यार पाकिस्तान के पास, वंडरफुल। जी, वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात ये है कि ये जो पाकिस्तान का मैं मीडिया देख रहा था और उसमें इतने-इतने बड़े-बड़े लीडर और इतने बड़े-बड़े चौधारी सहाफ़ी जो है वो बड़ी-बड़ी तकरीरें कर रहे हैं और वो बेडरूम्स की और पता नहीं क्या-क्या बातें कर रहे हैं। अगर मैं इस वक़्त हेड ऑफ़ एनी एजेंसी हूँ, तो मेरे लिए तो ये बेहतरीन मौका है कि मैं उन सब की सारी उनको पे टैग कर दूँ। क्योंकि एक हम एक चीज़ को कहते हैं हमारी भी सिक्योरिटी की ज़ुबान में भी उसको इस्तेमाल होता है। उसको कहते हैं बेरियम मील। यानी जब डॉक्टर ने आपका एक्स-रे करना होता है तो वो आपको खाना खिला देते हैं और वो फिर खाना दे उसके बाद आपका एक्स-रे करते हैं। तो फिर वो उससे पता चलता है ये खाना जो था या ये जो दवाई हमने दी थी, अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट होगा तो वो समझ जाएगा बात को कि ये दवाई कहाँ-कहाँ गई है जिस्म के हिस्से में, जब वो स्कैन होता है तो वो। तो मेरे ख़्याल से तो ये जो बातरी नेटवर्क है, ये सत्तूर जो है मैं इस बंदे को कभी नहीं जानता, ना मैंने इसको कोई ना को मैंने इसका सुना है क्योंकि कोई क्रेडेंशियल्स हैं एज़ अ जर्नलिस्ट अ, और ये बड़ी अफ़सोसनाक बात है कि और मुझे मुझे पाकिस्तान जैसे मुल्क बाय द वे मुझे किसी ने बताया, बल्कि आज ही हमारे शो में ब्रिगेड फारूक साहब बता रहे थे, ये कोई किसी जगह पे एनएलई जिस तरह नहीं होते हैं एनएलईज़, वो जो नॉन लीनियर एडिटिंग करते हैं, ये छोटी-मोटी उस तरह की चीज़ें करता था, उधर से इसने कोई अपना यूट्यूब चैनल बनाया और जनाब आज देखें अब क्या हो रहा है। देखिए, हमें इस बात से इतराज़ नहीं है, मुझे ज़ाती तौर पे और हमारे जैसे बाकी जर्नलिस्टों को, इस चीज़ पे कोई इतराज़ नहीं है। अगर नए लोग आना चाहते हैं, बिल्कुल आएँ, सीखें, सीख के आएँ, पढ़ के आएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को ज़रूरत है पढ़े-लिखे, इंटेलिजेंट जर्नलिस्टों की, ताकि ये जो पुराने बुज़ुर्ग जो हवालदार टाइप जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, हवालदार का लफ़्ज़ इस वजह से इस्तेमाल किया कि वो जो किसी चौक में ट्रैफ़िक पुलिस का हवालदार खड़ा होता है ना, उसने सुबह लस्सी भी पी लेनी है, फिर गाजरों का हलवा खा लेना, फिर हलवा पूरी भी खा लेगा वो। और खाते-खाते पूरा रोड वो मुकम्मल हो जाएगा, हर रेहड़ी से उसने खाना है। तो इसी तरह की ये जो सो कॉल्ड मीर जाफ़र पाकिस्तान की जो सहाफ़त में घुसे हुए हैं, तो इन लोगों को इतनी तमीज़ नहीं है कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के आप कभी भी कोई खबर नहीं देते, आपको हाफ़ बेक्ड खबर होती है। हम यहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड, यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की सिक्योरिटी, हम इन चीज़ों को जब कवर करते हैं, तो एक जगह एक इंसिडेंट हुआ तो मैंने पुलिस वाले से पूछ लिया। तो मेरा का ब ब प्रेस कार्ड दिखाया तो उसने मुझे कहा कि कह रहा सर यू नो द ड्रिल। इसका मतलब ये था कि अगर आपने अब इस इंसिडेंट के बारे में जहाँ तू खड़ा है और वहाँ पे मर्डर हुआ हुआ था, तो तुम्हें जो हमारा जो प्रेस ऑफिस है स्कॉटलैंड यार्ड का, वहाँ से राब्ता करके वो तुम्हें बताएगा कि हमें इसकी खबर देनी है या नहीं देनी है। और मैं ऑन द स्पॉट खड़ा हुआ था उस जगह पे जहाँ पे वो वाक़या हुआ हुआ था। तो ये एक जर्नलिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने क्रेडेंशियल्स के मुताबिक खबर को दे।
लेकिन पाकिस्तान में अफसोसनाक बात यह है कि डॉन लीक्स के बाद उन्होंने डॉन लीक्स में एक घटिया कैरेक्टर के लोगों को जो है उन्होंने माफ किया। उसका नतीजा हम 5 साल बाद रहील शरीफ साहब तो मौजे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और बाकी जो उनके जो प्रेडिसेसर्स हैं वो उसको भुगत रहे हैं। तो ये भी बाकी जो हमारे दोस्त बाप वहाँ पे मौजूद हैं उनको भी, उनके लिए भी सबक है कि जब आप किसी चीज़ को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, जब आप कोई दुश्मन को पूरी तरह नहीं खत्म करते तो उसका वो कहीं नहीं जाता, वो आपके अगले आने वाले के लिए वो उसको डील करना पड़ता है उस सारे हाँ, मामले में। आप बेसिकली वो फिर उसके लिए आप मुश्किलात पैदा करके जाते हैं। देखिए, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म ये है, अब पाकिस्तान में ये सिचुएशन बन गई है कि हर आदमी जो अखबार बेचने वाला है, बड़ा एहतराम है अखबार बेचने वालों को, उनके बल पे पूरा अखबार चलता है। लेकिन आप जिस तरह हर जहाज की मरम्मत करने वाले को, टायर में हवा भरने वाले को आप पायलट नहीं कह सकते। पायलट वो शख्स है जो जहाज उड़ा के लेके जाता है। अब मुझे आज मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई किसी ने एक लतीफ़ा मुझे भेजा, उसने कहा जी वो चौधरी साहब दा मुंडा जड़ा ना बड़ा अफसर हो गया। तो वो उसने कहा तू इतना क्यों खुश हो रहा है? कह रहा जी मैं ओदियां खतना कीतियां। तो इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए तो जो टनल्स थी वो तो 1980s के अंदर ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में बन चुकी थी। उन्होंने बिल्कुल प्रिपेयर रखी हुई थी। तो और जब इन्होंने ये सारा क्रेडिट लेते कि जी एटमी धमाका हमने किया, तो बात करने का मकसद ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो झूठ बोलने में भी अपना सानी नहीं रखते और उस पे डट जाने पे भी अपना सानी नहीं रखते। यानी एक तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के बाद अगर गलती पकड़ी गई तो माफ़ी माँग ले, उसमें माफ़ी भी नहीं माँगते। पर यही हाल जो है वो जुडिशरी का है, यही हाल फाइज़ ईसा का है। जस्टिस सो कॉल्ड जस्टिस फाइज़, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर दिस गाय। आपने खुद एडमिट किया कि आपकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में। आपसे सवाल पूछा गया कि आपकी बीवी के पास ये पैसे कहाँ से आए? आपने कहा जी ये तो मेरी बीवी का है, मुझे नहीं पता। तो आपने पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड फैमिली न्यूक्लियस है, आपने उसी को तबाह कर दिया कि मुझे कोई फ़िक्र नहीं मेरी बीवी कहाँ से पैसे कमा के लाए, किससे उसने लिए, कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है इस बात की। तो आपने अपने लेकिन वो आप उन्होंने तो को साबित कर दिया ना डॉक्टर साहब। देखें, बात सुने, बात ये है कि हम लोग एक छोटे होते थे, ये वाकया सुनते आ रहे हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, कि जिनके बारे में पूछा गया कि आपने कुर्ता कैसे बना लिया, इतना तो कपड़ा ही नहीं था। तो उन्होंने तो अपना हिसाब दे दिया, उनके बेटे ने आके उनको बेल आउट किया और उनको कहा जी कि नहीं, मैंने अपनी चादर इनके लिए दे दी थी। उनका तो एहतसाब हो सकता है, लेकिन जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का या उनकी बेगम साहबा का एहतसाब नहीं हो सकता यहाँ। देखिए, बात ये है कि आजकल मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि एक शख्स के साथ उसके साथ उसको ज़द-ओ-कोब किया गया, उसको मारा गया, जो कि काबिल मज़म्मत बात है। हर शहरी को प्रोटेक्शन का हक है, हर शहरी के हकूक जो है वो बराबर हैं, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई जज हो, नहीं, चाहे कोई लेकिन पहले गवर्नर हो। मुझे ये तो बताएं, आप कह रहे हैं मारा गया, जो मुझे मतलब मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, वो तो दूसरे दिन जो है वो पट्टियां उतरी हुई हैं, तो मारा कहाँ पे गया? देखिए, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो वो क्लेम कर रहा है। हाँ, ठीक है? और हमारे ये जो मौलाना फजलुर रहमान और ये शहबाज शरीफ और ये मरीम नवाज, ये सब के सब लोग उसके घर पहुंच गए। जस्टिस काजी फायजी साहब पहुंच गए उसके घर। हाँ। अहमद मीर की मैंने तकरीर सुनी, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है और किसी भी जर्नलिस्टिक नॉर्म्स पे वो पूरी नहीं उतरती। अहमद मीर साहब को शर्म आनी चाहिए कि उनके अपने इदारे का सहाफ़ी वली खान बाबर जो है, चंद महीने पहले हाई कोर्ट ने उन तमाम मुजरिमों को बाइज्जत बरी कर दिया जो वली खान बाबर के कत्ल के केस में इन्वॉल्व थे। ना जियो ग्रुप ने, ना अहमद मीर ने, किसी ने वली खान बाबर के बारे में अल्फाज आवाज नहीं उठाई। हमारे अपने भाई के साथ जो वाकया हमारे फैसल कुरैशी के साथ हुआ, उसको भी हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन जो हमारे भाई के जो मर्डर केस की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उसको 38 टाइम्स उसको स्टैबिंग की हुई थी और जज ने कहा कि ये एक आदमी काम कर ही नहीं सकता। और मुझे उस वक़्त परवेज़ जी से मेरी बात हो रही थी, उसने मेरे से पूछा कि जी ये इतनी कवरेज क्यों नहीं मिल रही इंटरनेशनल मीडिया में? हालाँकि विकीलीक्स के अंदर उसका ज़िक्र आया था जो है फैसल कुरैशी के मर्डर का। तो मैंने परवेज़ जी से कहा, मैंने कहा जी अभी अगर मैं ये बयान दे दूँ कि हमारे भाई के मर्डर में आईएसआई इन्वॉल्व है, तो अभी हाँ। पूरी दुनिया का मीडिया मेरे घर पे पहुँच जाएगा, लंदन में भी और पाकिस्तान के अंदर भी। लेकिन हमें अभी पता ही नहीं है, हम एक ब्लाइंड चीज़ है, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम किसी पे क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं और अब स्पेशली अपने मुल्क के इदारों पे हम क्यों इल्ज़ाम लगाएँ? तो जो मीर साहब ने जो किया है कि तोहमत लगा के वहाँ पे जो दुश्मन से दाद ले,
ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। तो अहमद मीर साहब को मर जाना चाहिए, ये बात करते हुए कि जो फ़ौज जो पिछले 22 साल से जंग लड़ रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, और आप उनको ये कह रहे हैं कि वो एक नॉट नोन और लिटिल नोन बंदे को फैंटी लगाने के लिए भी उनको पता नहीं कि किसी बंदे को फैंटी कैसे लगाते हैं। लेकिन डॉक्टर मीर साहब साहब मुझे एक आप बात अगर बताएं। ये मैं स्पेशली मीर साहब के लिए कह रहा हूँ कि मीर साहब आप और आपका ग्रुप बहुत बड़ा मीडिया का वो बनता है। आपने मलक रियाज की जो ज्यादती हैं और जो उसकी बदमाशी हैं पाकिस्तान में लैंड माफिया के साथ मिलके, जो बहरिया टाउन के जो विक्टिम्स हैं, आपने उनके लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई। मलक नहीं रियाज यहाँ से 150 मिलियन 300 मिलियन पाउंड का जो आउट ऑफ कोर्ट प्ली बार्गेन नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ करके गया, अपने जुर्म को मान के उसने इतने पैसे दिए, आपके मीडिया ग्रुप ने उसको कोई कवरेज नहीं। अभी एक हफ्ता पहले मलिक रियाज लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर बगैर कोरोना टेस्ट कराए वो अपनी फैमिली को लेकर जबरदस्ती वहां से उतर गया एयरपोर्ट से उतर। भाग गया। उसके सिविल एविएशन ने उसके खिलाफ लेटर इशू किया, आपके मीडिया ग्रुप ने उसको कोई खबर नहीं की। लेकिन एक बंदे के जिसको मार पड़ी है, अभी उसके वो मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और आपने अपने मुल्क के तमाम बड़े इदारों पे, टैंकों पे और पता नहीं किसके ऊपर इल्जामात लगा दिए। लेकिन ये लेकिन शर्मनाक बात है। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए मेरी बात सुने, बहुत मसला ये है, हामिद मीर हो या कोई और हो, देखिए हम हामिद मीर मेरे कॉलीग भी रहे हैं, मैं हम लोग वो जंग में थे, मैं न्यूज में था, हमारा एक ताल्लुक भी है। मसला ये है कि अगर वो एंटी स्टेट है या फिफ्थ कॉलमिस्ट है, तो फिर उसको DGISPR खुसूसी दावत के ऊपर आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करने के लिए क्यों बुलाते हैं? मुझे बताएं ना जरा, इसका क्या मतलब। एक चीज जो है, कुछ लोग जो हैं वो जो पाकिस्तान के मुतालिक डिफेंड करते रहते हैं, पाकिस्तान की एक एक जगह के ऊपर उसको दिफा करते हैं, फौज का भी दिफा करते हैं, फौज के हुक्मरानों का भी दिफा करते हैं, जनरल्स का भी दिफा करते हैं। लेकिन अगर अगर आप ये कहते हैं कि जी वो बंदा जो है इस तरह का है, फिर आप उसको VIP प्रोटोकॉल्स भी देते हैं, फिर आप उसको बुलाते भी हैं, मतलब ये फिर क्या, ये मुनाफिकत है, ये क्या है? देखिए बात ये है कि वो एक कहावत है कि वो जो मिसाल है कि जो इदारा है, जंग ग्रुप है या जियो ग्रुप है, जिन्होंने 8 घंटे तक DGISI के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई, आपने उनको भी माफ कर दिया। लेकिन मामला ये है कि जब आपके इदारे, आपने कैरी लूगर बिल के जो है तहत जो इमदाद आ रही थी पाकिस्तान में, आपने डायरेक्ट अमेरिकन को एक्सेस दी कि वो आपके मीडिया ग्रुप्स को डायरेक्ट फंडिंग करें, उनको डायरेक्ट रिक्रूट करें। आपने मैदान तो खुद खुला छोड़ा उनके लिए। तो जब आपके जो जर्नलिस्ट हैं वो $100 पे हायर होते रहे, हमें ड्यूरिंग द जब अर्ली वॉर शुरू हुई 9/11 के बाद, तो हमारे जो जर्नलिस्ट यहाँ से जाते थे वो बताते थे कि हमें $100 पे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मिल जाता है पूरे दिन के लिए, और वो हमें पूरी खबरें बताता है, सब कुछ जो हमें जरूरत होती है, जर्नलिस्ट वो हायर। बात करने का मकसद ये है कि आपने तमाम बड़े बड़े टैंक जहाज बना लिए, लेकिन आपने मीडिया में जर्नलिज्म के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। जनरल मुशर्रफ ने इतने सारे टीवी चैनल खोल दिए, उन टीवी चैनल्स के अंदर उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या चीज होती है। ये जो सो कॉल्ड एक ग्रुप है, ये असल में अहमद मीर जो है इसका एक ग्रुप है जो ये अपना हक समझते हैं कि बगैर इन्वेस्टिगेशन किए आप इल्जाम लगा दें। आप बरतानिया में आप लगाए ना इल्जाम किसी को, अपनी आर्मी पे या MI6 पे, MI5 के ऊपर, आपको लग पता जाएगा वो। और कोई ना करे कि आपको वो बुला लेंगे अदालत के अंदर, बुला के पूछेंगे हाँ जी आपके पास क्या सबूत है। मतलब तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना विद डॉक्टर साहब, मैं यही कह रिस्पॉन्सिबिलिटी। रहा हूँ। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, हम लोग, हम जैसे जो लोग हैं जो समझते हैं जी कि हमने पाकिस्तान को डिफेंड करना है, हमने फौज को डिफेंड इसलिए करना है कि फौज की वजह से पाकिस्तान को एक तकवीयत मिलती है या उसके अच्छे कामों को डिफेंड करना है। मसला ये है कि जब आप इस तरह के काम करेंगे, जब आप उनको बुलाएंगे और फिर साथ आप शिकायतें भी करेंगे, देखिए ना, आप DHA भी बनाएं, उसमें फ्रॉड भी खाएं और लंबे लंबे खाबे भी खाएं, ठीक है जी, फिर आप एक्सटेंशने भी लें, तो फिर आप हामिद मीर को टेक ऑन नहीं कर सकते या किसी और को टेक ऑन नहीं कर सकते। सिंपल सी देखिए बात। बात बात एक इंडिविजुअल्स की नहीं हो रही, बात इंस्टीट्यूशन की हो रही है। अगर किसी इंडिविजुअल ने करप्शन की है, आप बिल्कुल उसको एक्सपोज करें। अगर उसका कोई गलत बिहेवियर है, आप बिल्कुल उसको सजा दें, कोई नहीं उससे रोक रहा आपको। लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन जब आप किसी पे हमला करते हैं, तो जो बॉर्डर पे फौजी खड़ा नाइट ड्यूटी दे रहा है, दिन में बारिश में धूप स्नो में दे रहा है, वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, मुझे क्या जरूरत है खड़े होने की। या डॉक्टर अगर साहब, वो जो मेरी बात सुने, जो जो बंदा वहां पे ड्यूटी दे रहा है ना,
उसका कोई कसूर नहीं है। उनको उनको तो हम सलाम पेश करते हैं। मेरा सगा भतीजा जो है वो अभी रिसेंटली एक कोर्स करके आया है फौज में, ठीक है, और वो आया है तो उसकी पीछे जो बैग थी वो खून खून हुई थी और छिली हुई थी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मेरे मेरे हमने खून दिए, हमें हमारी हमारी फैमिली के अंदर लोगों ने किया। लेकिन जब ये जो ऊपर वाले करते हैं उनका क्या करेंगे? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू नीड टू पुट योर फुट डाउन। पुट योर फुट डाउन का मतलब है कि आपको चीजों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। ये जो मीडिया में बेकरी वाले और सब्जी वाले और स्कूलों वाले और ट्यूशन सेंटर खोलने वाले, इन्होंने मीडिया ग्रुप खोलने हैं और ये जमीनों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। आपने सबकी तरफ अब जो मैं मैं नहीं अभी मानता, मोहित मैं नहीं मिर्जादा मानता, से बात कर रहा था। मैं नहीं मानता डॉक्टर साहब। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपने कहा ना कब्जे करके बैठे हुए, तो इन्होंने नहीं कब्जे किए हुए। डीएचए किसने बनाया हुआ? डीएचए में फ्रॉड, ये देखें डीएचए वैली का फ्रॉड क्या चल रहा है? यानी मलक रियाज में और इनके अंदर क्या फर्क रह गया? मुझे बताएं ना जरा आप। देखें ये तो कोई काम ही नहीं है ना, ये तो इनके करने का काम ही नहीं है जो ये कर रहे हैं। ये घर घर बनाने के इनका लिए जो पैदा असल हुए हैं? काम है ये ये पाकिस्तान का जो दिफा करने आए थे या ये अपनी अपनी जायदादें बनाने आए हुए हैं? ये इनका इनका असल काम यही है जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, इनके ओथ में लिखा हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब ये डीएचए बनाते हैं या जब ये चीजें बनाते हैं तो उनको जो है ना बड़े बड़े सेठ वहां पे जाके इनसे वो प्लाट खरीद लेते हैं और ये फिर वही जो है ना अपने गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। अपनी किसी मोहल्ले में घर बनाया होता है इन्होंने, इनके पास ये। मैं आपको एक पर्सनल आप इस मैं चीज को आपको एक रिसर्च पर्सनल करें। आप एक चीज को रिसर्च करें जरा कि डीएचए या कैंट के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज जो ओनर्स हैं उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई या तो ये पाबंदी लगाएं इस बात के ऊपर कि ये हम फौज के लिए कॉलोनी बना रहे हैं, इसको कोई बेच नहीं सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कोई इसको बेचे, और इसमें ये हम उसके रहने के लिए बना रहे हैं, ही कैन नॉट सेल इट, तो फिर तो बात है मैं भी। डॉक्टर लेकिन साहब, अगर देखें उसको मैं आपके आप बात, अमीर लोगों के लिए बना रहे हैं सब कुछ और अमीर लोगों को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं उन एरियाज के अंदर, तो फिर ये गलत चीज है। मैं बाकी वही आपको ये बता इशू, रहा हूँ। हमारा मौजूद जो जिस था वो ये जिस था। जिस बंदे का कैरेक्टर ठीक होगा, वो चाहे जनरल हो, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे जो कुछ भी हो, उसके आगे कोई इस तरह का चूचा वूचा जो है ना वो आके खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि आपने ये किया। जब हमारे अपनी कबर्ड में स्केलेटन्स होते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं हाँ जी ठीक है यार, चलो छो पर, कोई गल नहीं, इन्हें देखिए माफ कर दो, एक इन्हें माफ एक कर दो। देखिए चीज ये है कि हर चीज का एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स होता है। आप एक मक्खी मारने के लिए आप तोप नहीं चला सकते। इसी तरह जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हर वो शख्स, हर वो आदमी जो है, वली खान बाबर तो बेचारा ऑन ड्यूटी मारा गया था, उसका क्या कसूर था? उसके लिए जंग ग्रुप ने, जियो ग्रुप ने क्या किया? अब उसके जो कातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया अदालत ने, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? बात करने का मकसद यह है कि जब आप सिलेक्टिव चीजों को लेंगे तो आप पे उंगली उठेगी कि आप किसके एजेंडे पे काम कर तो यही तो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, सहाफत जो आप है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे काम कर रहे हैं या आप गैर मुल्की आकाओं की को खुश करने के लिए, यानी शहबाज डॉक्टर शरीफ शाहिद, और जब ये आपकी मौलवी बदरुर रहमान आपकी जो है। सहाफत जो है उसकी कोई डायरेक्शन ना हो और उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी ना हो, उसमें आपके टॉपिक्स ये हों बड़े बड़े, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रोग्रामों के, कि जी जहाज में एक खातून और एक आदमी जी जो नाजेबा हरकत कर रहे थे, तो उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? और उसमें हसन निसार जैसे जैसे हमारे दोस्त जो हैं वो भी कहना शुरू कर दें जी कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ आ जाता है और ये नहीं करना चाहिए, जो भी वो किसी का दिल चाहता है वो करता रहिए। मतलब ये वेस्टर्न सोसाइटी उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे सहाफत यही होगी। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, मुझे याद पड़ रहा है आपने एक आर्टिकल भी लिखा था जो इन सहाफियों के बारे में, कि सहाफी कैसे वायर्ड होते हैं, किस तरीके से उनको अमेरिकन जो हैं या इस तरह के बड़े बड़े जो इदारे हैं वो कैसे वायर करते हैं। मैं शो करता हूँ, उसका जरा थोड़ा सा बताएं, उसका बैकग्राउंड क्या है? देखें, किताब एक जर्मन ऑथर है, उन्होंने एक किताब लिखी, उसका जर्मन में तो मुझे बोलने नहीं आती, लेकिन उसका जो है वो तर्जुमा ये था, हायर्ड जर्नलिस्ट हम्म, यानी रेंटेड जर्नलिस्ट। और ये देखें ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये किताब जो है, इसमें ये 2017 में ये जर्मनी में इसको छापा था, लेकिन इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो सकी अभी तक, और ठीक है। अब तक अगर हो गई हो तो मुझे नहीं है। तो इसमें जो ऑथर है उसने मुख्तलिफ आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्कर और वाशिंगटन पोस्ट का हवाला दिया है, जिसमें उसने बताया है कि 400 से ज्यादा जर्नलिस्ट जो थे, अमेरिकन जर्नलिस्ट जो थे, वो सीआईए के पेरोल पे थे, सीआईए के लिए काम करते थे,
बल्कि उसने ये लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ तो उनका बाकायदा सीआईए का कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो अपने जर्नलिस्ट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए लॉन्ड, यानी उसको हम उधार ले सकते हैं अपने सहाफ़ी को। लेकिन चूँकि ये जर्मन ऑथर ने लिखी है किताब, तो इसमें उसने जर्मनी के बारे में जो एक्टिविटीज़ थी सीआईए की मीडिया हाउसेज़ में या जो एडिटोरियल ग्रुप्स हैं उनके अंदर इन्फिल्ट्रेट करना, ये सारी चीज़ें उस ऑथर ने उसमें लिखी है। लेकिन उसने जो सब और इसका जो इंग्लिश तर्जुमा ना होने देना जो था ना, वो उससे भी बड़ा स्कैंडल था। तो जब हमने 2018 में ये आर्टिकल शाया किया, उस वक़्त तक इसका इंग्लिश एडिशन अवेलेबल नहीं था। लेकिन इसके कुछ एक्सक्रिप्ट्स का तर्जुमा इंग्लिश में लोगों ने इस पे रिव्यू करके वो छापा था, वो हमने इस आर्टिकल में साल लगा दिया है कि जो पूरी दुनिया की जो बड़ी एजेंसीज़ हैं, ज़ाहिर है सारे के सारे वो सब इसी तरह ही जो है ना ऑपरेट करती हैं। और उन्होंने किस तरीके से इन्फॉर्मेंट्स और लोगों को हायर किया और अपने पेरोल पे रखा। कुछ लोगों को पता भी नहीं है। अभी एक मेरे से उज़्बेक बीबीसी की जर्नलिस्ट बात कर रही थी कि मुझे कहते हैं कि तू एजेंट है, तो मैंने कहा नहीं, एजेंट की बात नहीं, लेकिन समटाइम्स बंदे को पता नहीं होता कि वो किसके लिए काम कर रहा है। सब कॉन्ट्रैक्टेड जो होती है। तो जो पाकिस्तान है उसमें तो इन्होंने ओपनली कैरी लोगर बिल के तहत अमेरिकनों को इजाज़त दे दी कि वो पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज़ को बाकायदा फंडिंग कर सकें, उन पे हायर कर सकें। और ये जो पिछले 20 साल के अंदर जो बातनी नेटवर्क क्रिएट हुआ, जिसमें और भी हमसाया मुल्कों के की डायरेक्ट फंडिंग हुई पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज़ में, जिसकी वजह से वो ये सिचुएशन हो गई कि बहुत अच्छी-अच्छी जो स्टोरीज़ हैं, उसको वो किल कर देते हैं। उसके ऊपर कोई बात नहीं होती, लेकिन ये एक फ्रिवलेस सी स्टोरी जो कि अभी डेवलपिंग स्टोरी है, उसके ऊपर जनाब हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन भी चला गया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी चला गया। मैं काजी फायजी साहब से दरखास्त करूंगा आने कि वाला माय चीफ लॉर्ड, जस्टिस। आप जो है वो मॉडल टाउन केस के जो विक्टिम्स हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं आपका खर्चा देने को तैयार हूँ, आप उनको भी एक जरा विजिट करें। और ये मेरी लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनसे भी गुजारिश है कि जनाब आप पिछले 6 साल से 7 साल से आपकी लाहौर हाई कोर्ट केस को लटकाई जा रही है, उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन आप एक आदमी को, अभी वो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आप सुप्रीम कोर्ट का जज उसके घर चला जाए। मैंने कभी नहीं, ये मैं पहली दफा देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो इस तरीके से लोगों के घरों में जा रहा है, वो इस तरीके से अपनी इंटेंट शो कर रहा है। मेरे ख्याल से ये जो फायज ईसा साहब हैं, ये तो इस काबिल नहीं है, इज अनफिट फॉर द जॉब। जज जो हैं वो तो अखबार भी नहीं पढ़ते। मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ कि मुझे बरतानिया की चीफ जस्टिस का या इनके जजेस के नाम का भी नहीं पता। यहाँ पे से आप किसी से भी पूछेंगे कि यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है या रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका क्या नाम है, किसी को भी नहीं पता होगा, किसको सिवाय नहीं। उनके जो इस इन केसेस के अंदर या जो वकील हैं या जो बड़े लॉयर्स हैं उनको पता हो। आम बंदे को तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक जज जो है, एक वाकया पेश आया है जो कि अफसोसनाक है, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जज साहब अपनी बेगम को लेकर वहां पे पहुंच गए। तो जज साहब को जो मॉडल टाउन के जो विक्टिम्स हैं उनके पास भी जाना चाहिए, जो साहिवाल में जो विक्टिम्स थे उनके पास भी जाना चाहिए। और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो अपनी असल में ड्यूटी के मसला दौरान ये है शहीद कि हुए। वो कहते हैं ना, जो था ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। हमारा ज़मीर बदल गया है, हमारा जो कौमी ज़मीर है अब वो इतना ब्लैटेंट और नेकेड हो चुका है कि लोगों को इस तरह के काम करते हुए भी मेरा ख्याल है कि जरा बराबर भी शर्म नहीं आती। देखिए, बात शर्म की नहीं है, बात असल में हो रही है कि जब आपने माल खाया हो। हमारे मेरे जो उस्ताद हैं, मेंटोर जो थे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि ये जो लिफाफा होता है ना, ये ग्लो करता है। ग्लो करने का मतलब रेडिएंट होता है। जब आप किसी से लिफाफा लेते हैं तो वो बिल्कुल 50 मील से भी नजर आना शुरू हो जाता है। और वो आपने तस्वीर देखी होगी जो सोशल मीडिया पे फिर रही है कि वो किस तरह लिफाफा बिलावल, पता नहीं वो ठीक है या नहीं है, लेकिन बहरहाल वो बिलावल की जेब से मीर साहब की जेब में मुंतकिल हुआ। और मतलब कहने का ये है कि हम जर्नलिस्ट हैं, हम इस फील्ड में हैं, हमारे से कोई चीज आपकी छुपी हुई नहीं है। यू आर नॉट अबव और बियॉन्ड, वी नो हु यू आर, वी नो व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करके करें। अगर आपकी स्टोरी सही है, आप उस पे स्टैंड लें। हमने 9/11 की स्टोरी दी, हमने यहाँ पे 7/7 बॉम्बिंग्स की मेरी स्टोरी छपी हुई है। मुझे आज तक कभी किसी एजेंसी वाले ने आके नहीं पूछा कि जी ये खबर आपकी सही है या गलत है। हाँ, वो अरब ठीक। न्यूज़ में भी छपी हुई है। वो
और भी जगहों पे। मकसद कहने का ये है कि आपकी स्टोरी सही होनी चाहिए, फिर आप उस पे स्टैंड लें। अब एक अंडर इन्वेस्टिगेशन केस है, आप टैंको वालों को कह रहे हैं अब मैं आपके बेडरूम में घुस जाऊँगा, तो जनाब जो इज़्ज़तें होती हैं वो सबकी साँझी होती है, एक बाउंड्री लाइन होती है, एक एथिक्स होती है। अगर आप इस रास्ते पे चल पड़ेंगे तो अब एक जगह पे प्रोग्राम हो रहा था, मैं आपको शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक साहब आए, उनका सरकारी महकमे से ताल्लुक था, तो उन्होंने एक जगह पे कॉर्नर में शराब के उन्होंने टेबल रखी हुई थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी वो शराब उत्थे रखी है, तो मैं कहा जी मैं तो बरतानिया में नहीं पीता। तो वहाँ पे जो हमारे जो भाई बाप थे वो जाके नोश फरमा रहे थे उसको सारा। हमारे कई साहब ऐसे थे कि जो अपने दफ्तर में भी पीते थे। बात करने का मकसद ये है कि जब आप इस रास्ते पे चल पड़ेंगे तो जो नई आने वाली नस्ल है, जो यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, वो आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ना जियो के मीर शकील उर रहमान की फ़िक्र है, ना किसी निज़ामी से डरते हैं और ना किसी ज़िया शाही से डरते हैं। उनको वो एक इंडिपेंडेंट है लोग हैं, और वो आपकी तमाम जो चीज़ें हैं वो उनको फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपने उन लोगों के लिए भी मिसाल बनना है जो आने वाले जर्नलिस्ट हैं। आपने उनके लिए अच्छी मिसाल बनना चाहिए। यार डॉक्टर साहब, आप बड़े भोले आदमी हो। मिसाल बनने के लिए हु केयर्स? आई एम ट्राइंग टू बी lenient। हाँ, हु केयर्स? नोबडी केयर्स अबाउट इट। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये भी मैं आपको बता दूं आखिर में कि मेरी गट फीलिंग यही कहती है कि बिजनेस एज यूजुअल और कुछ भी नहीं होगा, और फिर हम उसको तमाम मामलात को ठीक ठाक होता हुआ देखेंगे, और जो जो कुछ कहा गया है उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला अजीज कोई अमल नहीं होगा, और हम देखेंगे कि कुछ कोई खास आपकी जो जितने भी आप सड़ी हुई बातें कर रहे थे इसका कोई असर नहीं होना, और इसी तरह काम चलता रहेगा। आपका बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आपने फरमाया और जिस तरीके से आपने वो आर्टिकल का भी जिक्र किया, बदनसीबी की बात है कि हमारा जर्नलिज्म जो है वो इस हद तक पहुंच गया है, और शायद यही वजह है कि आप और मैं अब उस जर्नलिज्म को एसोसिएट उसके साथ करते हुए भी हमें शर्म आती है। और अल्लाह करे कि हम अपने तई जो भी काम है वो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपको बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा, मेरा फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। कुर्दम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम व बेशरा। मुझे इस सना को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।